हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में पढ़ने वाले हैं वस्त्र विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। वे शब्दावलियाँ जो आपको बार बार कंफ्यूज करती हैं, जिसको लेकर आप बार बार कंफ्यूज रहते हैं। और विशेष रूप से यदि आप वस्त्र विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ना है, तो हमें इन शब्दावलियों को जानना होगा। और यहाँ पर मैं उन शब्दावलियों को रखने का प्रयास किया हूँ जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन रहता है, जो शब्दावलियाँ आपसे बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा भी है आपका वस्त्र विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। अब देखिए, जो हमारी सबसे पहली प्रथम शब्दावली है, और इस छोटी सी वीडियो में हम 26 शब्दावलियों पर बात करने वाले हैं और आपका कम से कम समय लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कोए, यानी कि जिसको कहा जाता है पोर्स। जब हम कोए की बात करते हैं, पोर्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो आपका काटन हुआ करता है, कपास हुआ करता है, जिसमें कपास की रुई पाई जाती है। अब हम कपास की बात करते हैं, तो जब आप लोग रेशा को पढ़ते हैं, फाइबर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि आपके रेशों के प्राप्त करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। आपके कुछ रेशे आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं, कुछ रेशे आपके जो है सिंथेटिक हुआ करते हैं। जब प्राकृतिक जगत की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हम देखते हैं कि जो है आपके बीज हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, और इसके साथ साथ खनिज को देखते हैं। तो इसी जब प्रकार हम रेशे के वर्गीकरण में देखते हैं कि कौन सा रेशा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जो आपके कपास की बात आती है, कोए की बात होती है। हमने कोए को लेकर आपसे बात करना प्रारंभ किया, तो कोए का संबंध कपास से है। और जो कपास जब पकता है, जिसमें कपास की रुई पाई जाती है, इसमें उसका बीज होता है और बीज के ऊपर की कवरिंग रुई से होती है, उसी को कोए, उसी को पोर्स कहा जाता है। तो जो हमारा काटन है, यह हमें जो प्राप्त करने की बात आती है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें यह प्राप्त होता है बीज से प्राप्त होता है। और बीज आपको पता है, बीज से प्राप्त होने वाला दो ही है, एक आपका है काटन, एक आपका होता है कापोस, जिसको आप लोग यहाँ पे सेमल को देखते हैं, सेमल के रूप में समझ सकते हैं। दो बात हो गई। अब देखिए, सबसे पहले पोर्स की बात हो गई, इसके बारे में आपने जाना कि यानी कि जब काटन पकता है, जिसमें काटन रहता है, जो कवरिंग होती है, उसी को कोए के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपकी दूसरी शब्दावली आती है ओटना। ओटना को इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं, और गिनिंग का मतलब, ओटने का मतलब होता है कि आपके काटन से, आपके कपास से बीज को अलग करना। अब देखिए, कहीं पे बीज मिल जाता है, कहीं पे आपको मिलता है बिनौला। बिनौले का संबंध बीज से होता है, और काटन से बीज को अलग करने की प्रक्रिया ही गिनिंग कहलाती है। यह साधारण प्रक्रिया है, ओटना, गिनिंग। लेकिन वहीं पर यांत्रिक बीज से, यानी कि यांत्रिक बीज से कहे, या आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि काटन से बीज को अलग करने वाली मशीन का नाम क्या है, काटन से काटन बीज को अलग करने वाली मशीन का नाम क्या है, तो उसका नाम है काटन जिन। तो यहाँ से आपने गिनिंग को जाना। गिनिंग का मतलब होता है कि कपास से, काटन से बीज को अलग करना, और वहीं पर इससे संबंधित क्या था, आपका था काटन जिन। काटन जिन जो कि बीज को अलग करने की मशीन है, इसको मैंने यहाँ पे 3rd नंबर पर स्थापित किया था। वहीं पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता को लेकर के। प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी, प्रतिस्कंदता यानी कि रेसिलेंस और इलास्टिसिटी और रेसिलेंस की जब बात होती है, तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी रेशे को, किसी धागे को, किसी तंतु को खींचते हैं, तो जब खींचते हैं तो इसमें कुछ फैल जाता है, इसमें कुछ इसके आकार में कुछ परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन होता है, उसकी आकार बढ़ जाता है। लेकिन उस बढ़े हुए आकार को पुनः अपने वास्तविक रूप में ग्रहण कर लेने की क्षमता ही इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी कि किसी रेशे या तंतु की वह क्षमता, वह गुण जो उसे भार लगाकर, बाह्य बल लगाकर उसे उसके रूप में परिवर्तन कर, यानी कि उसके क्षेत्रफल, उसके लंबाई को बढ़ा देने पर, पुनः बाह्य बल को हटाने पर जब वह अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है, तो इसी को ही इलास्टिसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी आपने जान लिया, यानी कि जब हम किसी रेशे को, किसी तंतु को, किसी भी, जैसे रबड़ जान लीजिए, जब उसको खींचते हैं, उसके क्षेत्र, उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो ही हम बाह्य बल को हटाते हैं, तो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है। यही आपका इलास्टिसिटी, यही आपका प्रत्यास्था है। और वहाँ पर जब आपके फाइबर की बात होती है, जब आपके वस्त्र विज्ञान की बात होती है, तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक इलास्टिक क्षमता किस रेशे में पाई जाती है, किस ऊन में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, किस फाइबर में पाई जाती है, तो आपका नाम निकल के आता है, क्या आता है, आपका आता है ऊन। चलिए अगला देखिए, वहीं पर अगला आपका है
प्रतिस्कंदता। जब प्रतिस्कंदता की बात आती है तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होता है इलास्टिसिटी और रेसिलेंसी को लेकर के, रेसिलेंस को लेकर के। आपने देखा है जब हम प्रत्यास्थता की बात की तो हमने देखा कि इसकी लंबाई में जो परिवर्तन था, लेकिन वहीं पर जब रेसिलेंस की बात करते हैं, प्रतिस्कंदता की बात करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जब उसके बाह्य बल लगाकर जब उसके क्षेत्रफल को हम कम कर देते हैं, उसके आयतन को उसको हम कम कर देते हैं, दबा देते हैं। जैसे कि आप लोग ब्लैंकेट की स्थिति देख सकते हैं कि जब हम ब्लैंकेट को दबाते हैं तो दब करके इतना मोटा हो जाता है, लेकिन हम जैसे ही उस पे से बाह्य बल को हटा देते हैं, वहां पे इलास्टिसिटी में था कि बाह्य बल लगाने यानी खींचने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, बड़ा हो जा रहा था। लेकिन रेसिलेंस प्रतिस्कंदता की स्थिति में बाह्य बल लगाकर उसके क्षेत्रफल को, उसके आयतन को कम कर दिया जा रहा है, और ज्यों ही हम इस बाह्य बल को हटा रहे हैं वह अपने आकार को ग्रहण कर ले रहा है। इसी गुण को ही आपका क्या कहा जाता है, रेसिलेंस यानी कि प्रतिस्कंदता के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपकी जो तीसरी बात आती है मुलायम करना। मुलायम करने का तात्पर्य आपके रेटिंग से आता है। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, रेटिंग की बात होती है तो आप लोग देखते हैं कि विशेष करके हम रेटिंग की जब बात करें, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, आपके लिनन के केस में बनता है। रेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी तंतु को, अब रेटिंग की प्रक्रिया उसमें भी देखेंगे, आपके लिनन में देखने को मिलता है। आप जूट के केस में देखते हैं कि रेटिंग की प्रक्रिया वहां पर भी होती है। उसमें किया जाता है कि रेटिंग में आपके पानी के माध्यम से, आपके ओस के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से जो उसके ऊपर है जो सेलुलोज हुआ करता है, जो हमारा फाइबर हुआ करता है, वह उसको जो है सड़ाया जाता है, उसको गलाया जाता है, उसको मुलायम किया जाता है जिससे वह अलग हो सके। लेकिन हम विशेष करके जब लिनन की बात करते हैं तो वहां पे रेटिंग की प्रक्रिया आप लोग 4 देखते हैं। एक होता है ताजे पानी में, एक होता है आपके लकड़ी के बर्तन में, एक होता है ओस में, एक होता है केमिकल विधि के द्वारा। लेकिन यहाँ से जो आपसे बार बार क्वेश्चन बनता है, जो आपको समझने की आवश्यकता है, ये होती है पाउनेल मेथड। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पाउनेल मेथड क्या है, पाउनेल क्या है। तो जो रेटिंग की प्रक्रिया है, जो उसे मुलायम करने की प्रक्रिया है, लिनन को जब लकड़ी के बर्तन में पानी को 70 से 90 अंश सेल्सियस तापमान पर उसमें लिनन को रखा जाता है, लिनन के पौधे को रखा जाता है। और किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 70 से 90 अंश सेल्सियस के तापमान पर, पानी का तापमान 70 से 90 अंश होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वह पानी को किस बर्तन में रखा जाता है, पानी को लकड़ी के बर्तन में रखा जाता है। और उसमें जब रेटिंग की प्रक्रिया होती है तो इसी संपूर्ण क्रिया को ही पाउनेल के नाम से जाना जाता है। तो रेटिंग आपने जाना, गलाने की प्रक्रिया, जो उसके ऊपर सेलुलोज है, जो आपका वनस्पति जगत के रेसे प्राप्त हो रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पे जो सेलुलोज है उसको मुलायम करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। तो यहाँ से आपने 2 चीज जाना, एक आपने जाना कि पाउनेल क्या है, पाउनेल में कुछ नहीं होता बल्कि आपके रेटिंग की प्रक्रिया है। और यह जो पाउनेल मेथड अपनाया जाता है, ये आपके लिनन के केस में अपनाया जाता है। और जब लिनन की बात होती है तो आपसे क्वेश्चन बनता है, लिनन में जो है लिनन की धरती मिस्र को कहा जाता है। और यही लिनन को जब लकड़ी के बर्तन में 70 से 90 अंश सेल्सियस तापमान पर पानी को गर्म करके रखा जाता है और उसमें जो है रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को पाउनेल मेथड के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है सफाई करना। और सफाई करना इसको कहा जाता है स्काउरिंग। और वहीं पर एक और शब्दावली आती है सियरिंग। इन स्काउरिंग और सियरिंग में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। स्काउरिंग और सियरिंग, स्काउरिंग की बात करें, स्काउरिंग का मतलब होता है साफ करना। आप लोग पता है कि जब हम बाल को प्राप्त करते हैं, भेड़ से प्राप्त करते हैं, बकरी से प्राप्त करते हैं, या अन्य जानवरों से प्राप्त करते हैं, आपके ऊँट से प्राप्त करते हैं, खरगोश से प्राप्त करते हैं, तो बाल को साफ किया जाता है। आपको पता है कि उनके शरीर से आपके भी, जैसे जो लोग देखते हैं कि रोड पे घूमते रहते हैं, नहाते नहीं, देखते हैं उनका बाल चिपका हुआ रहता है, यानी कि आपके स्किन से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसकी ग्रीस निकलती, ग्रीस कहते हैं, निकलती से बाल आपके सटे हुए होते हैं। उसी प्रकार से जानवरों में भी देखा जाता है। तो इसको साफ करने के लिए प्रक्रिया की जाती है, और इसे बालों को साफ करने के यानी कि ऊन को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही स्काउरिंग के नाम से जाना जाता है। अब हमने यहाँ पर बाल को साफ करने समेत आपसे चर्चा की है, ग्रीस की बात की है। तो जो ग्रीस हुआ करती है, जो कि जंतुओं के शरीर से निकलती है और ये बालों में पाई जाती है, और जिसके कारण बाल आपस में चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ से जब आप लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आपकी बात होती है एसेंशियल एसिड की बात होती है, एसेंशियल फैटी एसिड की बात होती है। तो इसमें पाया जाता है लिनोलिक पाया जाता है, और ये एसेंशियल फैटी एसिड है, अर्थात ये हमारे स्किन के लिए आवश्यक हुआ करता है। यही कारण होता है जो आपके ऊल के जो ग्रीस हुआ करती है उसका जो प्रयोग किया जाता है, जो ग्रीस का, जैसे कि हमने बाल को साफ करने के लिए जिसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका स्काउरिंग की प्रक्रिया को हमने रिलेट किया
किससे? ग्रीस से, जो कि उनके शरीर से निकलता बालों में, उसको साफ करने की प्रक्रिया स्काउरिंग है। तो जो ग्रीस है उसमें पाया जाता है एक एसेंशियल फैटी एसिड जिसका नाम है लिनोलिक। वही लिनोलिक आपके क्रीम, पाउडर, जो भी इस तरह के सौंदर्य प्रसाधन है उसमें इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है लिनोलिक एसिड, और लिनोलिक एसिड जो है आपका एसेंशियल फैटी एसिड है। इतनी बात हो गई। और अब दूसरी बात आती है आपकी स्काउरिंग हो गई शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि बाल को उतारना। अब देखिए, बाल को साफ करना स्काउरिंग है, लेकिन शेयरिंग की बात जब हो जाए तो भेड़ के शरीर से बाल को काटना आपका PYQ है 2021 EGT 2021 PYQ है। कि शेयरिंग क्या है? शेयरिंग और कुछ नहीं बल्कि बाल उतारने की प्रक्रिया, जो बाल को काटा जाता है उसी प्रक्रिया को ही शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। और शेयरिंग स्काउरिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग यहाँ से दोनों को कंफर्म कर लीजिए। जो आपका स्काउरिंग है बाल को साफ करने की प्रक्रिया, सफाई करना है, और शेयरिंग का है बाल को काटना। अब देखिए, गोद हटाने की जब बात होती है तो आप लोग गोद हटाने की जब बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो जब हम सिल्क की बात करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि गोद हटाने की बात होती है, एब्री नाम के गोद हटाने की बात होती है। और इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है डिगुमिंग। आपको याद क्या रखना है? आप लोग देखते हैं कि जाते हैं मार्केट में, कोई भी चिपकाना था तो यहाँ पे लिख जाता है, आप लोग कहते हैं कि भैया, अंकल जी, चाचा, जो भी कहते हैं कि गम दे दीजिए। और गम क्या करते हैं? गम आपका कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का गोद होता है जिसको हम लोग कॉपी किताब को चिपकाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गम। डी का मतलब ही होता है कम करना, और यहाँ पे लिखा है गम माने लासा, और मिंग यानी कि जो गोद है, गोद को हटाने की प्रक्रिया डिगमिंग कहलाती है। वहीं पर अगली जो शब्दावली हम लोग देखते हैं कि रंगाई को लेकर के देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब वहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिल्क की बात करते हैं तो जो सिल्क का कॉपी हुआ करता है, सिल्क का जो कॉपी है आपको पता है कि रेयान है, और रेयान में सिल्क से अधिक चमक होती है जो कि हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है। जो इसलिए इसमें जो है रंग को, उसकी जो चमक है, जो उसकी कलर है, उसके कलर की, उसके चमक को कम करने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए यहाँ पर डीलस्टरिंग यानी कि रेयान के चमक को कम करने की जो प्रक्रिया है वह आपके डीलस्टरिंग है। और यहाँ पर डिगमिंग है यानी कि आपके सिल्क से गोद को हटाने की प्रक्रिया आपकी डिगमिंग, और डीलस्टरिंग यानी कि रेयान के चमक को कम करने की प्रक्रिया आपकी डीलस्टरिंग। वहीं पर आपकी जो 11 नंबर की शब्दावली है आपकी सूत संख्या यानी कि यार्न काउंट। यार्न नंबर की बात होती है, सूत संख्या यार्न नंबर की बात होती है। तो यार्न नंबर और यार्न काउंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब हम यार्न नंबर की बात करते हैं, यार्न नंबर में हम देखते हैं कि धागे की मोटाई को देखते हैं, वह कितना मोटा है। आप वहीं पर यार्न नंबर की बात करेंगे, आप देखेंगे वहां पे यार्न नंबर में 2 विधियां अपनाई जाती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। दोनों के लिए नंबर यूज किया जाता है कि कितने नंबर का धागा है। लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं कि उसमें जो है उसकी लंबाई को कांस्टेंट रखा जाता है, उसकी लंबाई को कांस्टेंट रखा जाता है 9000 मीटर, और कांस्टेंट रखा जाता है लेकिन भार को बढ़ाया जाता है। 1 पाउंड में 9000 मीटर, तब उसको 1 नंबर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर लंबाई को कांस्टेंट रखते हुए, लंबाई 9000 मीटर ही रखते हुए उसके भार को हम बढ़ा देते हैं। कितना भार कर देंगे? भार को हम कर देंगे जो है 2 पाउंड, तब भी 9000 रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब हमारा माल 2 पाउंड लग रहा है, 2 किलो लग रहा है, तो इसके वजन में, इसके भार में इसका भार बढ़ जाएगा। भार बढ़ेगा कैसे? यानी कि धागा मोटा हो जाएगा, उसको 2 नंबर दिया जाता है। जो नंबरिंग होती है 2 नंबर का धागा कहा जाता है, 2 नंबर का रेशा कहा जाता है, रेशा नहीं धागा कहा जाता है। तो हमने देखा कि प्रत्यक्ष विधि में, लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम लोग भार को कांस्टेंट रखते हैं, भार को कांस्टेंट रखते हैं, और भार को कांस्टेंट रखते हुए हम उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। यार्ड में देखते हैं वहां पर, यहाँ पर जो याद रखने की बात होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष विधि में हम लोग लंबाई को कांस्टेंट रखते हैं, भार को बढ़ाते हैं, और वहीं पर अप्रत्यक्ष विधि में भार को कांस्टेंट रखते हैं जबकि लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो उसकी भी नंबरिंग वैसे उसकी यानी कि अप्रत्यक्ष विधि में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपका धागा जो है महीन होता है, बारीक होता जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे धागा मोटा होता चला जाता है। यही आपका यार्न काउंट है, यार्न काउंट नहीं बल्कि आपका यार्न नंबर है। वहीं पर जब हम बात करते हैं सूत गुणांक की बात करते हैं यानी कि यार्न काउंट की बात करते हैं, यार्न काउंट आपका कुछ और ना होकर के बल्कि प्रति इंच
प्रति इंच कपड़े में ताने की संख्या को गिनता है। प्रति इंच कपड़े में ताने की संख्या को गिनने की प्रक्रिया को यार्न काउंट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम कैलिको की बात करते हैं तो आपका कैलिको एक साधारण बुनाई का कपड़ा होता है, और साधारण बुनाई का वह कपड़ा, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, साधारण बुनाई का वह कपड़ा जो मिनिमम कम से कम 120 मीटर चौड़ा हो। साधारण बुनाई का कोई भी कपड़ा कैलिको नहीं कहा जाता, बल्कि साधारण बुनाई का वह कपड़ा जो कम से कम 120 मीटर चौड़ा हो। अगर 120 मीटर से कम चौड़ा तो उसे कैलिको का नाम नहीं दिया जाता, चाहे क्यों ना ही वह साधारण बुनाई का ही कपड़ा हो। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वह 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, साधारण बुनाई से होना चाहिए, और इसी को ही क्या कहते हैं, कैलिको के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हम लोग 14वीं जो शब्दावली हमारी है, आप लोग देखते हैं कुटाई, आप लोग देखते हैं बीटलिंग। बीटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो बीटलिंग प्रोसेस को आप लोग देखते हैं कि काटन में नहीं, बल्कि आप लोग देखते हैं कि उसमें लिनन में, क्योंकि जो लिनन का रेशा हुआ करता है वह गोल प्रकृति का होता है, और आपको पता है कि जब गोल उसकी प्रकृति रहेगी तो हम कपड़ा भी बनाएंगे तो हमको उतना कंफर्ट नहीं होगा, धंसेगा, हमें चाहिए चपटा, और चपटा करने के लिए उसको क्या किया जाता है, उससे बीटलिंग प्रोसेस की जाती है। जब हम लोग उसे चपटा करने के लिए बीटलिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें चमक भी आती है, उस मुलायम भी हो जाता है, उसके साथ साथ उसका जो रेशा हुआ करता है वह चपटा भी हो जाता है, जिससे हमारे कपड़ा बनाने में अधिक अच्छा रहता है। वहीं पर हम जब बात करते हैं टेंटरिंग, आपको पता है कि जब हम कपड़ा को बुनते हैं आपको ग्रे वर्क कहा जाता है। जो हमारा कपड़ा जब मशीन से उतरता है, साधारण मटमैला कपड़ा हुआ करता है, उसी को ही ग्रे गुड्स के नाम से या कच्चा कपड़ा के नाम से, ग्रे गुड्स के नाम से या ग्रे क्लॉथ के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि कई बार उसमें जो है ताने बाने को लेकर बात करें तो आपको ताना तो सीधा हुआ करता है, लेकिन बाने को देखते कभी कभी वह तिरछा हो जाता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि इस तरह से दिखता है, चलिए मार्कर साथ नहीं दे रहा, इस तरह से आपका बाना हो जाता है। कभी कभी देखते हैं बाना जो है इस तरह से धनुषाकार हो जाता है, और उसमें देखते हैं कि लंबाई चौड़ाई में बहुत सारी विकृतियां देखने को मिलती हैं। लंबाई चौड़ाई जो उसका होता है कम ज़्यादा, कोई इधर भगा हुआ होता है, कोई इस साइड भगा हुआ होता है, तो उसको जो है सही करना, उसको एक चौकोर आकार में देना, या उसका जो आकार था उस आकार में लाने की प्रक्रिया ही टेंटरिंग कहलाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जब टेंट लगता है तो वहाँ पे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े को ही तान दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है लोहे के माध्यम से या किसी भी स्तंभ के माध्यम से कपड़े को सीधा कर दिया जाता है, तान दिया जाता है, उसी को टेंटरिंग कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जब हमारा ग्रे गुड्स जो भी कच्चा कपड़ा है, जो कि सीधे सीधा भी आपके लूम से कपड़ा हुआ उतरा हुआ है और उसमें भी कोई भी इसके आकृति में विकार है, उसको दूर करने के लिए टेंटरिंग प्रोसेस किया जाता है। अगला आपका आता है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग आपका और कुछ नहीं बल्कि इस्त्री करने का एक व्यावसायिक रूप है। जैसा कि हम लोग इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, छोटे छोटे स्तर पे करते हैं, लेकिन जो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया हुआ करती है यह बहुत तेज़ी से होती है। आपके औद्योगिक कल कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे व्यावसायिक रूप से बहुत तेज़ी से, यानी कि 1 मिनट में लगभग 140 मीटर कपड़े को प्रेस करता है आपका कैलेंडरिंग, और जब उसे व्यावसायिक तौर पे, जब उसे व्यापारिक तौर पर, जब उसे कारखानों में प्रयोग किया जाता है प्रेस करने की विधि, उसमें भी प्रेस करने की विधि होती है, बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसमें रोलर के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, और इसी प्रक्रिया को ही कैलेंडरिंग के नाम से जाना जाता है। जबकि अभी जो क्या करता है, कपड़े को प्रेस करता है, इस्त्री करता है, सिर्फ जो है यह जो है आपके व्यावसायिक तौर पर होता है, बहुत तेजी से होता है, 1 मिनट में 140 मीटर मिनिमम होता है। वहीं पर जब हम मर्सराइजिंग की बात करते हैं तो मर्सराइजिंग की बात होती है तो आपको पता है कि मर्सराइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा है। मर्सराइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा है जो कि आपके कॉटन पर की जाती है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मर्सराइजिंग से, आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मर्सराइजिंग से हम क्या डेवलप करते हैं। सबसे पहले जो मर्सराइजिंग हम करते हैं इसमें जो हमारी मजबूत कपड़े की मजबूती डेवलप हो जाती है, यानी कि मर्सराइजिंग प्रक्रिया करने से जो हमारा कॉटन है, जो हमारा सूती कपड़ा है, वह और अधिक मजबूत हो जाता है। मजबूत के साथ साथ कपड़े में चमक आ जाती है। चमक के साथ साथ इसकी जो अवशोषक क्षमता है, जो जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। और उसको याद रखिए, आपकी जो मर्सराइजिंग है एक आपका केमिकल यानी कि रासायनिक परिसज्जा है जो कि आपके कॉटन पर की जाती है और 3 गुण डेवलप करती है, मजबूती, चमक और जल अवशोषक क्षमता। वहीं पर आपका आता है साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन। साबुनीकरण की जब बात होती है तो साबुनीकरण का मतलब होता है कि वसा का क्षार के साथ एक अपक्रिया करा देना। वसा का क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर जो घटना घटित हुई, साबुन का निर्माण ही स्पोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहलाता है। वसा का क्षार के साथ अपक्रिया कराकर साबुन बनाने की प्रक्रिया ही साबुनीकरण है या स्पोनिफिकेशन कहलाती है।
वहीं पर अगली जो बात हमें शब्दावली आती है 19 नंबर आपकी है एम्बोसिंग। एम्बोसिंग की बात आती है तो यह आपकी कुछ बल्कि नहीं बल्कि इसमें भी आपके परफेक्ट रोलर, गर्म रोलर का प्रयोग करके कपड़ों पर उभार लाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लोग टी शर्ट पहनते हैं, लोग और कपड़े पहनते हैं, लड़की बालिकाएं पहनती हैं तो देखती हैं कि क्यूट गर्ल, क्यूट बॉय और ये सारी चीज़ें जो भी लिखना होता है, तो हम लोग कपड़े को देखते हैं तो कपड़े में देखते हैं कि एक उभार संरचना आ जाती है, एक उभार रहता है और वह उभार एक दिन का ना हो करके बल्कि वह एक परमानेंट बना रहता है। जब तक आपका कपड़ा हुआ करता है, जब तक आपका कपड़ा रहता है तब तक वह उभार दिखाई देता है। और इसी फिनिशिंग को यह भी आपकी एक प्रकार की परिसज्जा है जिसे आपकी इम्बोसिंग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि बनाने का प्रयास किया, इसमें लिखा जाता है और यह जो है कपड़े से, साधारण कपड़े से उभरा हुआ रहता है और इसी को इम्बोसिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर नैपिंग की बात आती है। नैपिंग में आपका कुछ और नहीं होता बल्कि यह विशेष रूप से आपके ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। इसमें फंदे को उठाया जाता है, फंदे को उठाने की प्रक्रिया ही नैपिंग कहलाती है। और फंदे को उठाने की प्रक्रिया आप लोग देखेंगे तो आपके स्वेटर इस तरह से जो भी कपड़े, ऊनी कपड़े हुआ करते हैं, इस पर आपकी नैपिंग प्रोसेस किया जाता है। देखने में अच्छे लगते हैं, इसके साथ साथ विशेष मुख्य भूमिका और उसके साथ ये भी होती है, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब हम उसको उभार देते हैं तो उसके बीच में हमारी हवा समाहित हो जाती है, रुक जाती है और जिसके कारण जो उष्मा का स्थानांतरण करने से बचाती है और हमें कपड़ा गर्मी प्रदान करता है। डेनिम की बात करें तो आपका डेनिम में एक प्रकार का कपड़ा हुआ करता है जो कि कॉटन से बना हुआ होता है, सूती कपड़ा हुआ करता है, भारी कपड़ा होता है। आप लोग डेनिम की जींस देखते हैं, डेनिम की जींस जो होती है आपकी कॉटन से बनी होती है और यह जो डेनिम है एक प्रकार की बुनाई है और वह बुनाई किसमें की जाती है, आपके ट्विल बुनाई का प्रकार हुआ करता है। आपसे बहुत बार पूछता है कि ट्विल बुनाई क्या है या डेनिम किस बुनाई का कपड़ा, तो आपका ट्विल बुनाई कपड़ा इसमें होता है कि आपको एक तिरछी लाइन के रूप में देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात आती है कि आपकी कताई यानी कि स्पिनिंग और वीविंग की बात आती है तो यहाँ पर भी बहुत ही कंफ्यूजन होता है। आपकी स्पिनिंग की बात करें तो आपके फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया हुआ करती है, लेकिन वीविंग की बात करें तो वीविंग जो है धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया होती है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग और धागा से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया वीविंग कहलाती है। और आप लोगों का कंफ्यूजन होता है सेटिन और साटिन को लेकर के। सेटिन साटिन की बात करें तो यह आपका एक होता है ताना प्रधान होता है, एक होता है बाना प्रधान होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ताना प्रधान है, कौन सा बाना प्रधान है, तो इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब हम सेटिन की बात करते हैं और साटिन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा करघा हुआ करता है, लूम हुआ करता है, तो देखते हैं कि एक इस तरह से, तो जब सेटिन साटिन की बात होती है हम लोग सेटिन साटिन में सिर्फ इतना जानते हैं कि एक आपका ताना प्रधान होता है, एक आपका बाना प्रधान होता है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बुनाई ताना प्रधान है, कौन सी बुनाई बाना प्रधान है, इसी को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो जब हम सेटिन की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए आपके सेटिन के सा के ऊपर ए लगा जो कि ऊपर की तरफ बताता है, अर्थात जो आपकी सीधा होगा, जो आपके लूम पर, जो आपके करघे पर जो आपका वर्टिकल है वह वही प्रधान है। जैसे कि यहाँ पर हम सेटिन की बात करें तो से मतलब ऊपर जो कि खड़ा है यानी कि जो आपका ताना है, यानी कि जो सेटिन बुनाई होती है वह आपकी ताना प्रधान है। जबकि हम साटिन की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखें साटिन साटिन यानी कि स्थिरता मिल रही, स्टेबिलिटी मिल रही है, स्थिरता मिल रही है। और जब स्थिरता मिल रही है तो देख रहे हैं कि जो आपका एक कौन सी लाइन है, आपका बाना, यानी कि सेटिन है से यानी कि ताना प्रधान और सा यानी कि बाना प्रधान। तो आपने जाना यहाँ पे सेटिन साटिन। तो चलिए हमारा छोटा सा प्रयास था कि आपको, हमें उम्मीद है कि शब्दावली आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।